हेलो बच्चों, पाठ 9 कक्षा 10वीं का जो 9वां पाठ है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये हम कर रहे थे। इसी में हम आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आनुवंशिक लक्षण व उपार्जित लक्षण क्या होते हैं व उनमें क्या अंतर है। और तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, जीवाश्म से आप क्या समझते हैं और ये कैसे ज्ञात होता है कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। तो थोड़ा सा ही करेंगे हम। मानव में लिंग निर्धारण। देखिए, हर जीव में एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं, एक निश्चित संख्या होती है। और ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स जो हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर्स में। तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हर कोशिका में। इनमें से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। मादा में यह जोड़ा XX होता है, XX से लिखते हैं। और नर में यानी पिता में ये XY होता है। अगर माता का X गुणसूत्र नर के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। और यदि मादा का X गुणसूत्र नर के Y गुणसूत्र से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। समझ आया आपको कि मानव में लिंग निर्धारण डिपेंड करता है, निर्भर करता है नर पर, पुरुष पर। उसी में होते हैं XY क्रोमोसोम्स। अगर उसका X गुणसूत्र आएगा तो लड़की का जन्म होगा, और यदि नर से या पुरुष से Y गुणसूत्र आएगा तो लड़के का जन्म होगा। और इस बात को हम एक चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्टली CBSE में 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता, और अगर आप इतना लिखेंगे तो ये उसमें पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो ये देखिए, आप यहाँ पे हमने नर लिखा है और ब्रैकेट में पिता, इधर मादा और लिखा है माता, पुरुष स्त्री। यहाँ पर हमने XY का पेयर दिखाया लिंग गुणसूत्र का, और यहाँ पर हमने दिखाया XX। जब युग्मक बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं पेयर में। नर में बनेगा X एंड Y और मादा में बनेगा XX। अगर नर का X मादा के X से मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा। यदि नर का Y, ये देखिए इधर से, ये हमने पहले भी किया हुआ है, मादा या माता के X से मिलेगा तो ये इधर Y पीछे आ जाएगा तो लड़के का जन्म होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था, आनुवंशिक लक्षण व उपार्जित लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो अगर सिर्फ परिभाषा आई है तो आप इतना ही लिखेंगे, आनुवंशिक लक्षण, ये लक्षण जीवों में अपने माता पिता से आते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, अर्थात वंशानुगत होते हैं। और उपार्जित लक्षण, ये लक्षण जीवों में अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं जीवों द्वारा। जैसे मान लीजिए मैंने गाना सीखा या किसी बॉडी बिल्डर ने बॉडी बनाई, तो ये उपार्जित लक्षण है। अगर उस बॉडी बिल्डर ने जो बॉडी बनाई वो लक्षण जो है उसके बच्चों में नहीं जाएगा, ये उसके द्वारा उपार्जित लक्षण है, ये आनुवंशिक लक्षण नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो उपार्जित लक्षण है। और जो चीजें हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं, आनुवंशिक जो हैं, वो है आनुवंशिक लक्षण। जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, ये लक्षण जनन कोशिकाओं में अंतर लाते हैं, यानी आपकी पूरी बॉडी के क्रोमोसोम्स में चेंज लाते हैं, गुणसूत्रों में चेंज लाते हैं। लेकिन जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो आपके शरीर की, जीव के शरीर की कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम्स में, उसकी जनन कोशिकाओं में कोई बदलाव नहीं लाते। तीसरा पॉइंट, आनुवंशिक लक्षणों में ये लक्षण जैव विकास में सहायक होते हैं। धीरे धीरे जो परिवर्तन आते हैं जीवों में, जो विभिन्नताएं आती हैं, जो उनके गुणसूत्रों में जो बदलाव आता है, उससे धीरे धीरे जैव विकास होता है। नई जातियां बनती हैं, नए तरह के जीवों का उद्भव होता है, जाति उद्भव हम आगे पढ़ेंगे। और उपार्जित लक्षण ये जैव विकास में सहायक नहीं होते। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम 3 नंबर का आता है, और इतना आप लिखेंगे तो ये सफिशिएंट होगा, बहुत होगा।
फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जीवाश्म से आप क्या समझते हैं। जीवाश्म, जैसा कि आप शब्द ही देख पा रहे हैं, जीव और अश्म यानी जीवों के अवशेष, मृत जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। परिरक्षित मीन्स किसी चट्टान के नीचे दब के वो रक्षित हो गए, सुरक्षित रह गए, बर्फ के नीचे दब के सुरक्षित रह गए, समुद्र की गहराइयों के नीचे दब के सुरक्षित रह गए। जैसे मान लीजिए आज कोई जीव मरा, उसके ऊपर ढेरों मिट्टी पड़ गई और फिर ऊपर से पत्थर पड़ गए, वो चीजें दबती चली गई नीचे, दबती चली गई, और वो जीव एज इट इज बिना गले सड़े उन सतहों के बीच में, मतलब उसकी स्किन वगैरह तो खत्म हो जाएगी पर उसका स्केलेटन या उसके कोई और अवशेष बचे रह गए, तो वो कहलाएंगे जीवाश्म। जो जीव हजारों लाखों वर्ष पूर्व मर गए परंतु उनके शरीर कहीं चट्टानों में दबकर, बर्फ में दबकर या कहीं समुद्र के नीचे सुरक्षित रह गए, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। अब हमें क्या पता चला कि डायनासोर्स होते थे। इस जमाने में तो डायनासोर्स नहीं है, और ऐसे और बहुत सारे जीव हैं जो आज धरती पर विलुप्त हो चुके हैं, पर जीवाश्मों के जरिए हम ये जान पाए, हमें कहीं बर्फ में दबे हुए, कहीं चट्टानों में दबे हुए इन जीवों के अवशेष मिले, जिससे हमने इनकी रचना की कल्पना की या उसको पहचाना और उनके बारे में हम जान पाए कि हाँ, इस तरह के जीव भी होते थे कभी। तो ये होते हैं जीवाश्म। फिर आगे है, ये कैसे ज्ञात होता है कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। जैसे हम कह देते हैं आज से लाखों वर्ष पूर्व जो है डायनासोर्स हुए थे या कोई और जीव हुए थे, तो ये कैसे पता चलता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इसमें हम 2 ही पॉइंट लिख सकते हैं। पहला, कम गहराई पर मिले जीवाश्म नए होंगे, यानी जो ऊपर की ओर है वो कम साल पहले मरे होंगे, और जो अधिक गहराई पर मिले हैं वो पुराने होंगे। और दूसरा है फॉसिल डेटिंग, जीवाश्म कितने पुराने हैं या उनकी उम्र क्या है, यह जानने की एक तकनीक है जिसे फॉसिल डेटिंग कहते हैं। इसमें किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म की उम्र या समय निर्धारित किया जाता है। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, इस पे भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि फॉसिल डेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो हम कहेंगे कि फॉसिल डेटिंग वह टेक्निक या वह तरीका है जिससे ये जाना जाता है कि जीवाश्म कितने पुराने हैं या उनकी उम्र क्या है। और ये जानने के लिए एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर तत्व जो उस जीव के अवशेष में मिलता है, उसको देखते हैं कि उसका समस्थानिक जो है, उसकी मात्रा उस समय कितनी थी, अब कितनी है, तो वो उस अनुपात के आधार पे जीवाश्म की उम्र या समय निर्धारित किया जाता है। थैंक यू बच्चों, ये आज का हमारा जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। थैंक यू।